हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग न्यूक्लिक एसिड डीएनए, जिसके बारे में आज हम आगे बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड पिछले आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो मैंने आरएनए के बारे में आपको जितने भी बेसिक की पॉइंट्स होते हैं रिगार्डिंग टू न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए दोनों में बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। आज हम आगे डीएनए के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डीएनए होता क्या है? तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो विभिन्न प्लांट्स, एनिमल्स, यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स ऑल टाइप की सेल्स में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में। कुछ एक सेल्स ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए की कुछ मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डीएनए इज ए मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ आवर बॉडी, है हमारी बॉडी का मास्टर मॉलिक्यूल होता है। यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोर हाउस भी इसे बोलते हैं। और ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी आर कंटेन्स डीएनए। जैसे कि हमें बिल्डिंग बनाने के लिए मैप की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है। सभी प्रकार की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है डीएनए के द्वारा। डीएनए में कुछ एक इम्पॉर्टेंट नाम्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि वाटसन एंड क्रिक है, विल्किंस है, आर फ्रैंकलिन है। इन्हों को डीएनए में डीएनए स्ट्रक्चर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था, वाटसन एंड क्रिक एंड विल्किंस को 1962 में। उस वक्त आर फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी, इसलिए इन्हें अवार्ड प्राइज़ नहीं दिया गया। आज हम जो पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, वो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट मेरे वीडियो में आरएनए में आपको कुछ एक साइंटिस्ट के और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया था कि न्यूक्लियन से लेकर न्यूक्लिक एसिड नाम कैसे पड़ा और किसने क्या स्टडी की थी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट नाम मैंने फिर से रिवाइंड किए हैं। इन 1869 फ्रेडरिक मैक्सवेल ने फर्स्ट सेल्स के न्यूक्लियस से एक ऑर्गेनिक मटेरियल की खोज की, जिसे न्यूक्लिन या न्यूक्लियोलिन नाम दिया गया। उसके बाद 1895 में रिचर्ड ऑल्डमैन ने न्यूक्लियन की एसिडिक नेचर के कारण इसे न्यूक्लिक एसिड नाम प्रदान किया। न्यूक्लिक एसिड्स वर फाउंड टू बी एसोसिएट विद वेरियस प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन एसोसिएट होते हैं उसे न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स का होता है, डीएनए एंड आरएनए, दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो बहुत ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ एक सम वायरसेस में इसमें पाया जाता है। DNA is mainly found the chromosomes in the nucleus, while RNA is mostly found in the ribosome in the cytoplasm. DNA मोस्टली कहाँ पाया जाता है? या क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और RNA होता है वह मोस्टली राइबोसोम्स, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें राइबोसोम्स में यह पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक P.A. लेविन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1931 में प्लांट व एनिमल सेल्स की स्टडी के पश्चात यह बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। और जो नाइट्रोजन बेस और शुगर का अगर फास्फेट के बिना जो कॉम्बिनेशन होता है वह कॉम्बिनेशन आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, और अगर इसमें फास्फेट ग्रुप आकर ऐड हो जाता है तो वह ग्रुप आपका न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। दैट मीन्स आप न्यूक्लियोटाइड के बारे में यहाँ पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप जब मिल जाता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। राइबोस, फास्फेट शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये आपको तीनों हमेशा याद रखने हैं। ये 3 की स्टडी ही ज़्यादा आपको करनी है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 5 कार्बन पेंटोज शुगर होती है कुड बी आइदर राइबोस इज ए केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सीराइबोस इन केस ऑफ डीएनए। मतलब ये जो पेंटोज शुगर होती है आपकी, तो अगर डीएनए आप पढ़ोगे तो वो डीऑक्सीराइबोस शुगर पढ़ोगे, और अगर आप आरएनए पढ़ते हैं तो उसमें आप राइबोस शुगर के बारे में पढ़ते हैं। यह शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ एसोसिएट होती है और 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स उसमें बेस उसमें रहते हैं। बेसिस कंटेन्स 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग आर कॉल्ड पिरामिडिन्स। अगर
कार्बन नाइट्रोजन जो रिंग है आपकी, अगर वह 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग है तो पिरामिडिन्स होता है, और अगर 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स होती है तो वो प्यूरिन्स होता है। आपके पास 2 नाइट्रोजन फेस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स। इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट बताऊंगी। यहाँ पे जितने भी पिरामिडिन्स होते हैं उसमें थायमिन और साइटोसिन आता है, और आरएनए के अंदर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आता है। ये बात हम पहले आरएनए में भी पढ़ चुके हैं। बेस कंटेनिंग 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स आर कॉल्ड प्यूरिन्स, और जो कॉमन प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। इस स्ट्रक्चर में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं शुगर की बात करती हूँ। राइबोस शुगर, ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है आपका। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब मैंने आपको अभी बताया था कि जब आपके पास नाइट्रोजन बेस है, एक फास्फेट ग्रुप है और राइबोस शुगर है आपके पास, डीऑक्सीराइबोस शुगर, दैट मीन्स शुगर है आपके पास। तो जब वो तीनों आपस में एसोसिएट हो जाएंगे तो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। तो इसमें आपके पास फास्फेट शुगर है, ये आपके पास नाइट्रोजन बेस है, और ये आपके पास एक डीऑक्सीराइबोस का शुगर का डायग्राम है। क्योंकि हम डीएनए की बात करते हैं तो हम इसीलिए पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में भी दिखा रखा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस समझाऊंगी कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंट होता है। उनमें सिर्फ एक शुगर का मतलब होता है, सिर्फ एक ऑक्सीजन हट जाता है आरएनए डीएनए में। आरएनए में यहाँ पे आप ऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में जब पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि कार्बन की जो सेकंड कार्बन है उस सेकंड कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, और डीएनए में सेकंड कार्बन के साथ सिर्फ H ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि नाम से स्पष्ट है डीऑक्सीराइबोस, मतलब डी मतलब हटा देना। एक ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे हटा दिया तो आपके पास फिर यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया? एक H बच गया। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। डीऑक्सीराइबोस और राइबोस की शुगर में सिर्फ ये डिफरेंसेस होते हैं। ये फास्फेट ग्रुप होता है PO4, और ये आपके यहाँ पर इसके कार्बन की फर्स्ट रिंग से आके आपके पास नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, और यहाँ पे 5th कार्बन पर आपके पास फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। यह आपका एक सिंपली डायग्राम होता है। अब इसके बारे में अगर हम और बात करें तो जब डीऑक्सीराइबोस पॉलीमर होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड होगा, दैट मीन्स ये एक पॉलीमर होता है। अब डीऑक्सीराइबोस पॉलीमर्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं, और इनसे मिलकर जो एक स्ट्रक्चर बनता है वह स्ट्रक्चर आपका पॉलीमर कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे यहाँ घर है, घर की दीवार अगर हमने बनाई तो उसको दीवार को आप पॉलीमर मान लो, और वो दीवार किसकी बनी होती है? ईंट्स की बनी होती है, तो उसको आप मोनोमर मान लो। जैसे कि ग्लूकोज एक मोनोमर है, और वह मिलियन यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज का बना होता है, और उससे स्टार्च और सेल्यूलोज ग्लूकोजन ऐसे कंपाउंड बनाता है, तो वो क्या हो गए? पॉलीमर हो गए। एमिनो एसिड जैसे कि मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए बनाते हैं। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद कोई भी पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती है वह स्पेशल टाइप के बॉन्ड से जुड़ी रहती है। जैसे कि स्टार्च में जो ग्लूकोज यूनिट होती है वो हाइड्रोसिटिक बॉन्ड से जुड़ी रहती है, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। उसी प्रकार डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट रहती है वो एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। इन फर्स्ट वी एक्सप्लेन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। अब हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। तो वो 3 सब कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज फास्फेट ग्रुप, फर्स्ट इज फास्फेट, सेकंड इज नाइट्रोजन बेस, एंड थर्ड इज फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजन बेस, एंड थर्ड इज फास्फेट रेडिकल। यह एक जो फास्फेट रेडिकल और ये होता है, यह एक एरोमेटिकल हेलिकल राइबोस कंपाउंड होता है। जो सिंपल फास्फोरिक एसिड होता है आपका, उसका फॉर्मूला जैसे H3PO4 होता है अपना, ठीक है ना। तो ये PO4 आपके पास एक फास्फोरिक एसिड का ग्रुप है। अब बात आती है पेंटोज शुगर की।
अब अगर यहाँ पे मैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड फिर से आपको बता रही हूँ, वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये तीनों मिलकर आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। और अगर इसमें अगर आपको यहाँ पर आप फास्फेट ग्रुप हटा देते हैं तो वो आपके पास बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट हम पेंटोज शुगर के बारे में बात करते हैं कि पेंटोज शुगर क्या होती है, इसको अच्छे से हम समझते हैं। पेंटोज शुगर दैट मीन्स कि इन डीएनए डीऑक्सीराइबोस, इन फर्स्ट पहले राइबोस समझ लेते हैं कि राइबोस क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ एच और ओएच ग्रुप के बारे में। 2 मिनट बच्चों, एक आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पर और दूर कर देते हैं एच और ओएच के ग्रुप से। हाँ, तो राइबोस शुगर के बारे में और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जब राइबोस शुगर होती है तो आपके पास OH ग्रुप के साथ यहाँ पे कार्बन का सेकंड कंपाउंड ऐड रहता है इस तरीके से, और जब डीऑक्सीराइबोस रहेगी तो सेकंड कार्बन के साथ आपके O हट जाता है और आपके पास सिर्फ एक सिंगल H रह जाता है, उसको आप डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। ऑक्सीराइबोस और डीऑक्सीराइबोस में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आते हैं हम फास्फेट ग्रुप पर। फास्फेट रेडिकल बहुत ज़रूरी है समझना। फास्फेट रेडिकल क्या है? ये फास्फोरिक एसिड है। ये जब एक्वस मीडिया में है तब फास्फेट इसे हम बोलेंगे। जैसे कि P एक फास्फोरस है, ये जो सेंटर में आपको P दिख रहा है ये P एक फास्फोरस है। इसकी O वैलेंसी क्या होती है? इसकी O वैलेंसी 5 होती है। P एक फास्फोरस है और इसकी वैलेंसी आपके पास 5 होती है। जब अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि फास्फोरस का सिंबल मैं आपको कहाँ पर लिखकर बताऊँ, यहाँ पर लिखकर बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि P है ये, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इधर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इधर भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और इधर भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो इसमें जो 2 वैलेंसी होती है वो ऑक्सीजन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, बाकी ऊपर H लगा देते हैं तो एक्वेटियस होने के कारण हाइड्रोजन लॉस कर सकता है और इसको हम बोलते हैं फास्फेट रेडिकल। थर्ड है नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एक ही डायग्राम में बच्चों आपके पास सब है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक किसको कहते हैं? जब कार्बन की रिंग पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स देख रहे हैं आप और यहाँ पर पिरामिडिन्स भी देख रहे हैं। पेयरिंग कैसे होगी प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स की? कि प्यूरिन्स में आते हैं अपने पास आपको एक डबल रिंग। सबसे पहले प्यूरिन्स क्या होता है कि प्यूरिन्स ये 9 वाला जो नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसमें जो 9 नंबर पर नाइट्रोजन रहता है, जैसे कि इसकी एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी अच्छे से क्लियर कर देती हूँ ताकि आपका डाउट यहीं क्लियर हो जाए। आपको और स्ट्रक्चर आगे दिया गया है, एक मिनट उसमें बताती हूँ मैं। हाँ, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है। प्यूरिन के अंदर ग्वानिन और एडेनिन आते हैं। पिरामिडिन है, पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल्स आते हैं। तो जब अगर हम प्यूरिन्स की बात करेंगे तो इसमें 9 नंबर वाला जो रहता है, 9 नंबर जैसे कि आप यहाँ से शुरू करोगे इस डबल रिंग में 1, ये कार्बन ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 5 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए आपके पास। फिर 6 के बाद 7 यहाँ से शुरू करोगे आप 7 8 और इधर से शुरू करोगे 9। ये वाला क्या कहलाएगा आपका? ये वाला जो नाइट्रोजन रहेगा वो 9 नंबर का कहलाएगा। तो ये जो 9 वाला नाइट्रोजन है ये जब शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, किसके अंदर बनाएगा? ये प्यूरिन्स में। और इसमें और पिरामिडिन्स में क्या होता है? पिरामिडिन्स में जो नंबर 1 के जो नाइट्रोजन रहेंगे, ठीक है ना, ये पिरामिडिन्स की बात करते हैं। इसमें जो नंबर 1, इसमें नंबर 1 कहाँ से शुरू करेंगे? हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पिरामिडिन के अंदर जो नंबर 1 पे कार्बन रहेगा ये 6 कार्बन का ही होता है, ठीक है, ये 6 कार्बन का ही होता है। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा है इसमें। तो ये जो नंबर 1 कार्बन रहता है उसके साथ ये बॉन्ड करेगा। पिरामिडिन्स के अंदर थायमिन, साइटोसाइन, यूरेसिल आते हैं और प्यूरिन्स के अंदर बचे हुए अपने पास एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। बस
आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब आप RNA पढ़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, यूरेसिल और ऐड हो जाता है, ठीक है। बाकी वो कि वही आपके पास नाइट्रोजन बेस रहते हैं। आई जस्ट विश आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। ये आपको डीऑक्सीराइबो शुगर समझा दी गई है। अब एक थोड़ा सा मैं पहले ही बता देती हूँ प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स में डिफरेंसेस, जो कि आप पढ़ चुके हो कि यह सिंगल रिंग कंपाउंड होता है, डबल रिंग कंपाउंड होता है, यह 3 टाइप का होता है। जैसे कि पिरामिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। इसमें DNA में जो कम स्पेस चाहिए होता है और उसमें DNA में मोर स्पेस चाहिए होता है। इसमें 3 पोजिशंस लिंक्ड होती है और इसमें जो डीऑक्सीराइबोज लिंक रहता है वो 9 पोजिशंस पर लिंक्ड रहता है। ये आप बेसिक स्ट्रक्चर इसका देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको एक बॉन्ड का भी स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ये जैसे कि अपने बताया था, ये आपका न्यूक्लिक एसिड है। कार्बन 1 पर अटैच है इसमें नाइट्रोजन बेस। तो ये प्यूरिन हुआ कि पिरामिडिन हुआ, मुझे बताओ जल्दी से। ये आपका पिरामिडिन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है आपके फास्फेट ग्रुप, जो कि हमेशा 5वें कार्बन पर होती है। जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इसमें ऊपर जाकर आता है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 5वें नंबर पर फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। और ये आपका जो बन गया है, ये वाला स्ट्रक्चर किसका, ये ग्वानिन का है। तो आपके पास बन गया है ग्वानिन 5 मोनोफास्फेट। इसको आप ग्वानालिक एसिड भी बोलते हैं। यह एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप और समझना है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस कैसे कार्बन 1 पर जुड़े रहते हैं और पेंटोस शुगर कैसे 5 कार्बन पर जुड़ी रहती है। बीच में आपके पास राइबोज शुगर होती है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर करना बहुत स्पष्ट है बच्चों। सीधा दूसरे नंबर का कार्बन देखो, उसमें H है कि OH है। देखो OH हुआ तो राइबोज है और अगर ओनली H हुआ तो डीऑक्सीराइबोज है। ये इस तरीके से ये जुड़ते जाते हैं। इसका जो दूसरा फास्फेट ग्रुप होगा वो 3rd कार्बन से आके जुड़ रहा है, दिख रहा है बच्चों। ये पूरा इसमें एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड काम करता है। जैसे कि इसका जो 3rd कार्बन रहता है, इससे आकर एक फास्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के द्वारा और इस तरीके से ये एक चेन बनती जाती है। और ये जो चेन आपस में बनेगी वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाएगी। कैसे, जैसे कि ये पूरा एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। देखा ना आपने, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसमें ये पहला, दूसरा और ये तीसरा कार्बन है। इस तीसरे कार्बन से आकर एक और फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। यहाँ देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इससे आकर एक और ये फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। तो ये पूरी चेन क्या कहलाएगी, ये पूरी चेन कहलाती है आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाती है। जैसे कि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, उसी प्रकार अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो चेन है, अब इसके बारे में अगर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जो कि इन 2 चेनों को जोड़ेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अब थोड़ा सा उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा किसी भी न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन से जुड़ा जो फास्फेट ग्रुप है उसका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये जो पांचवा आपके पास कार्बन से जुड़ा हुआ है फास्फेट ग्रुप, उसका हाइड्रोक्सी नंबर वाला, OH नंबर वाला अपने से पहले वाले 3rd के हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि ये अपने से पहले वाले के हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, इसमें भी OH ग्रुप था, इसके साथ रिएक्ट करता है और एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। इन दोनों की जब प्रोसेस होती है तो एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो बचा हुआ ऑक्सीजन आगे वाले से जुड़ जाता है। यह बॉन्ड एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है और इस तरह ये बना लेता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। जब ये बनता है इस चेन में पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी मतलब कि जो इस पोलर होता है ये स्ट्रक्चर। पोलर मतलब क्या होता है, अब पोलर स्ट्रक्चर मतलब जिसके 2 पोल्स होते हैं, मतलब जिसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकें, उसे हम पोलर स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक माचिस की तीली लेते हैं, माचिस की तीली में एक और मसाला लगा हुआ है, एक और नहीं लगा हुआ है, तो उसको आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि कौन सा सिरा कौन सा है। लेकिन अगर आप उसको काट कर आप मसाला हटा दोगे तो आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, वो दोनों तरफ से आपको सेम दिखेगी। तो जो माचिस की तीली में मसाला लगा हुआ पॉइंट था
उस मैच बॉक्स का, वो आपका हो गया पोलर स्ट्रक्चर। वो आपको नहीं पहचान में आया तो वो नॉन पोलर हो गया, और जब मसाला हटा दिया तो वो आपका हो गया पोलर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से पोलरिटी, जो पोलर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होती है, पोलरिटी पाई जाती है, वह स्ट्रक्चर पोलर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जब हम ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन पढ़ते हैं तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में एक 5' एंड होता है और एक 3' एंड होता है। इसको आप 5' और 3' भी बोल सकते हो, 5' और 3' भी बोल सकते हो। यहाँ पर बहुत से बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि मैम हम 5' और 3' एंड कैसे पहचाने कि 5 और 3 है। तो बच्चों मैं बेसिक पूरा आपको बताती हूँ कि जब भी फास्फेट किसी के साथ ऐड होता है तो 5 पर, जब ये आपका जो 5 कार्बन है उस पर OH ग्रुप फ्री होकर किसी से ऐड नहीं होता है तो वो क्या होता है, आपका 3 एंड होता है। और अगर वो किसी के साथ ऐड हो जाता है तो वो आपका क्या होता है, 5 एंड होता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है फास्फेट ग्रुप, वह फास्फेट ग्रुप किसी नीचे वाले कार्बन, देखो ये नीचे दूसरा नाइट्रोजन में साइटोसिन ले रखा, उसके साथ ऐड हो गया, फिर ये तीसरा ऐड हो गया, ऐसे करके ये फ्री नहीं है। इसका 5वां जो कार्बन है वो फ्री नहीं है, वो किसी दूसरे फास्फो ग्रुप के साथ आकर जुड़ रहा है, तो वो आपका 5' हो जाएगा। और जो लास्ट वाला किसी के भी साथ नहीं जुड़ रहा है, जो फ्री रहता है, वो आपका हमेशा 3' कहलाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए एक वॉटसन क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया। उसके लिए ये राइट हैंडेड होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो एक न्यूक्लियस होता है वो राइट हैंडेड होता है, डबल हेलिक्स होता है, यह एंटी पैरेलल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। इसमें शुगर फास्फेट बैकबोन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स विद अराउंड हेलिक लाइक दिस रेलिंग ऑफ स्पाइरल स्टेयरकेस। मतलब इसके बारे में मैं पूरा बताती हूँ बच्चों इन शॉर्ट कि ये जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है इसको BDNA भी कहते हैं। यह तस्वीर आप बहुत अच्छे से नज़र में बिठा लो, ये है आपके वॉटसन एंड क्रिक जिसने कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 1953 में दिया था और इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुआ था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये क्या होता है एक्चुअल में, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वॉटसन क्रिक का जो मॉडल है या फिर स्टेयरकेस या सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, BDNA भी इसी को बोला जाता है। सबसे पहले अब डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 चेन्स होती हैं, एक 5' और एक 3' होती हैं, ठीक है। एक 5 to 3 होगी, एक 3 to 5 होगी, 2 चेन्स होगी। ये स्ट्रक्चर आप देखो, अगर आप ये समझ गए तो आप ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। पहले मैं ये बताती हूँ, 2 चेन्स, जब बच्चों ध्यान से देखना, 2 चेन्स जब मैं बोल रही हूँ तो ये एक चेन ये है और दूसरी चेन ये है। ये 5 to 3 मान लो तो इसको आपको 3 to 5 चेन माननी पड़ेगी, एक दूसरे के अपोजिट है। ये चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करती है और यही स्ट्रक्चर आज हमको पढ़ना है। इसमें देखो जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो यह यहाँ पर क्या होता है, यह देखो एक पेंटोज शुगर है, ये एक फास्फेट ग्रुप है, ये एक पेंटोज शुगर है और एक ये नाइट्रोजन बेस है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। कौन तीनों, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई तो क्या हो गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गई। ये 5' to 3 एंड मान रहे हैं और इसको भी अपन यही मान रहे हैं। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल होता है। जैसे कि सीधा होता है, कॉपी उल्टी करके बनाओगे तो आपके पास ये चेन बन जाएगी, सेम ये की यही चेन है। सिर्फ अभी आपको ये 2 चेन को देखना है, एक इसको देखना है और एक इसको देखना है आपको, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ। अब यहाँ पर ये पूरी आपको चेन मिल गई। अब ये चेन का एक रूल होता है यहाँ पे कि एडेनिन थाइमिन से ही जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से ही जुड़ेगा, ठीक है। और ये जुड़ेगा किससे, ये जुड़ेगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होता है भैया, आप देखो ये जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है और ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है 2 चेन के, और ये दोनों किससे जुड़े हैं, ये डैश वाली लाइन देखो आप, ये डैश वाली लाइन है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये डैश वाली लाइन भी 2 टाइप्स की है, एक है 2 और एक है 3, मतलब एक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसे बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में क्या होते हैं कि जब हाइड्रोजन के सामने कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड हो, जिनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर हो, वह इलेक्ट्रो
नेगेटिव होते हैं, जैसे क्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हुआ। तो जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा तो इनके बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डेवलपमेंट हो जाएगा, ऑल्टरनेशन, एक ऑल्टरेट एट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसे हमेशा डैश लाइन के द्वारा शो किया जाता है, डॉटेड लाइन के द्वारा, डॉट 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 के द्वारा शो किया जाता है, इस लाइन के द्वारा। अब यहाँ पे वापस से चॉर्गफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए और टी के बीच में दो पोजिशन एलिमेंट नेगेटिव के सामने हाइड्रोजन आता है तो दो बॉन्ड इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक में बन जाता है। अब इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे एक पुल काम करते हुए एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ही जुड़ेगा। तो अब आप देख लो, यहाँ पे ये थाइमिन है और ये आपका क्या एडेनिन, तो इनके बीच में हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 1 और 2। ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन ही ऐड होता है तो इसके बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होंगे। उसी प्रकार यही ग्वानिन के साथ साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और एडेनिन के साथ थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। आई जस्ट विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे आया, ये स्ट्रक्चर कैसे आया, ये स्ट्रक्चर भी यही है बच्चों। क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बन गया वाटसन क्रिक का, ठीक है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने दो चेन को आपस में जोड़ने के लिए लगाए हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके बीच बीच में कर्व आ जाते हैं और कर्व की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर ट्विस्ट हो जाएगा। तो यह स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एक स्टेयरकेस स्पाइरल, मतलब सीढ़ी नुमा। जब आप लोहे की सीढ़ी देखते हैं ना, स्पाइरल सर्पिलाकार, ये दिख रही है आपको सामने ऐसी, तो इसमें ऐसे ट्विस्ट आ जाएगा जैसे इसको मोड़ दिया हो, जिसे 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे वाटसन एंड क्रिक ने समझाया। इस स्ट्रक्चर को पीडीएनए स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, सिंपल। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। यह आपको समझ में आ गया। अब मैं आती हूँ इस स्ट्रक्चर पर। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, क्या लिखा हुआ है इसी को मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर देखो बच्चों, यहाँ पे 2 ग्रुप्स होती हैं। सबसे पहले इसमें कुछ पैरामीटर्स और ये फिक्स होते हैं जिसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। जब भी आप ये स्पाइरल का ये जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर में 2 ग्रुप्स होती हैं। एक होती है मेजर ग्रुप, देखो ये ग्रुप मतलब खाज दिख रही है आपको, ये मेजर दिख रही है बड़ी, तो ये हो गई मेजर ग्रुप, और ये देखो छोटी है तो ये क्या हो गई माइनर ग्रुप। 2 ग्रुप्स होती है इसमें। 2 ग्रुप्स के बाद इसमें एक डैश क्या है, 5 डैश टू 3 डैश, और ये क्या है 3 डैश टू 5 डैश। कैसे होता है ये मैंने आपको बताया कि फास्टेड ग्रुप जब किसी के साथ जुड़ा रहता है, अभी आपको पहचान में आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये ऐसी, ये सिंगल लाइंस जो आपको दिख रही है, तो ये आपके होते हैं ये होते हैं आपके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन बेस हो गए आपके। ये 2 नाइट्रोजन बेस किससे जुड़े हुए हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इन दोनों के, ये दोनों के बीच में जो ये जुड़ा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसको पूरे को, जैसे इसको पूरे को ये साथ में क्या बोलेंगे, बेस पेयर। मैं इसमें समझाती हूँ। जैसे कि ये है और ये है, तो यहाँ पे इसको अपन मान लेते हैं, एक ये है और एक ये पॉइंट है, 2 सिरे हैं, ये 2 नाइट्रोजन बेस हो गए। जैसे ये ग्वानिन और साइटोसिन, इसमें कलरफुल आपको अच्छे से समझा रखा है। ये ग्वानिन और साइटोसिन जिससे जुड़े हुए होते हैं वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। और ये जो एक और एक 2 पेयर हो गए तो इसको बोलेंगे आप बेस पेयर। ये एक मेजर ग्रुव है, ये मेजर ग्रुव है आपकी, और ये है माइनर ग्रुव आपकी छोटी सी। इसके बाद ये दूरी फिक्स होती है कि डीएनए चारों तरफ से घूमता रहता है, और जब डीएनए चारों तरफ से घूमता रहता है तो 2 सक्सेसिव मेजर ग्रुप के बीच या सक्सेसिव माइनर ग्रुप के बीच का जो एक रहता है ट्विस्ट के, तो वह सबसे पहले इसके जो डिफरेंट पैरामीटर समझ लेते हैं। इसमें 2 ग्रुप होती हैं, मेजर और माइनर ग्रुप। जो बार बार यूज आए ट्विस्ट के लिए 360 डिग्री और उसमें 10 बेस पेयर। देखो बच्चों, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसके जो डिफरेंट पैरामीटर समझ लेते हैं। इसमें 2 ग्रुप होती है, मेजर और माइनर ग्रुप।
और बार बार यूज आए ट्विस्ट के लिए 300 और उसमें 10-20 पेयर होते हैं, है ना। मतलब एक ट्विस्ट के में 360 डिग्री का पूरा एक टर्न होगा। इस टर्न को हम क्या कहते हैं, इस टर्न को हम दो सक्सेसिव मेजर ग्रूव के बीच का या सक्सेसिव माइनर ग्रूव के बीच का एक माइनर से दूसरे माइनर के बीच का पिच कहते हैं। डीएनए के पिच कहते हैं। पिच क्या होती है अब आपको पता चल गया कि जो टर्न होता है उसमें 360 डिग्री का कर्व होता है और उसमें 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, फिक्स है ना। और इसके बीच में जो ये आती है उसको पिच कहते हैं। पिच यानी एक टर्न में जितनी लेंथ कवर हो रही है डीएनए की, एक राउंड के पिच में 3.4 नैनोमीटर है और 10 बेस पेयर एक टर्न में हो गए तो दो सक्सेसिव के बीच की जो कितनी होगी 0.34 नैनोमीटर होगी। दो बेस पेयर के बीच की एंगल 36 डिग्री का होता है। तो डीएनए का पूरा जो डायमीटर हो गया वो क्या हो गया 2 नैनोमीटर का हो गया। ठीक है, ये पूरा पिच के बाद ये 3.4 nm बता दिया मैंने आपको कि 3.4 nm होती है इसकी डीएनए की एक पिच। ये एक पिच होती है जब ये पूरा एक कर्व 360 डिग्री का लेता है। और पिच क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये है आप, और ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे मेन एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है। ये जो आपको डैश डैश वाली लाइन दिख रही है ये इसकी मुख्य अक्ष है जिसके चारों तरफ ये कर्व का एक राउंड लेता है। ठीक है, ये इसका पैरामीटर कुछ फिक्स रहता है। ये बी डीएनए था। पी डीएनए के अलावा भी कुछ एक डीएनएस होते हैं, जैसे ए डीएनए है, जेड डीएनए है। जेड डीएनए को आप जिगजैग डीएनए भी बोला जाता है। ये मैं आपको समझाती हूँ। ये इसके स्ट्रक्चर है, बी फॉर्म है, जेड फॉर्म है। इसमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंडेड का बहुत ज़्यादा रहता है। अब आपके पास है कंपैरिजन ऑफ बी डीएनए एंड जेड डीएनए कि जेड और बी डीएनए में कुछ एक कंपैरिजन होता है। जैसे कि अभी पूरा आप पढ़ चुके हो बी डीएनए, तो जेड डीएनए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉइलिंग होती है। तो इसकी कॉइलिंग, ये बी डीएनए राइट हैंडेड घूमता है हमेशा और ये जो जेड डीएनए है वह लेफ्ट हैंडेड होता है। इसकी एक पिच होती है, अब मैंने आपको नैनोमीटर में बताया था इसलिए मैंने आपको 3.4 बताया था नैनोमीटर। आपको यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया गया है इसलिए यहाँ पे आपको 34 लिखा गया है। ठीक है, तो इसकी पिच 34 एंगस्ट्रॉम मानो, ये 3.4 नैनोमीटर मानो। इसकी होती है 45 एंगस्ट्रॉम। इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो 10 होते हैं और जेड में जो होते हैं 12। इसका डायमीटर, बी डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम और इसका होता है 18 एंगस्ट्रॉम। आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो शुगर फास्फेट बैकबोन होती है वो रेगुलर होती है और इसमें जिगजैग होती है इसलिए इसको जिगजैग डीएनए भी कहा जाता है। उसके बाद अपने पास यहाँ पर आप कुछ और मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, कुछ और पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो बुक में से देखकर। ये मेजर ग्रूव इसमें प्रेजेंट होती है और जेड डीएनए में एब्सेंट होती है। माइनर ग्रूव भी दोनों में प्रेजेंट होती है लेकिन इसमें थोड़ी सी डिप क्लेफ्ट होती है। फिर है हमारे पास फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए के क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि सभी प्रकार की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। प्रेसिस रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा रेप्लिकेशन ड्यूरिंग करता है सेल डिवीज़न के दौरान। ससेप्टिबिलिटी टू म्यूटेशंस, एक्सप्रेशन ऑफ द कोडेड इन्फॉर्मेशन एज द फिनोटाइप, यह कुछ एक जो है डीएनए के मुख्य फंक्शंस होते हैं। और आपको भी पता है कि सबसे मेन फंक्शन तो यही होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। इसके अलावा ये रेप्लिकेशन का कार्य करता है और कुछ मैकेनिज़्म मैनेजमेंट और ये भी होती है जैसे मरम्मत और ये डैमेज को, उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो सही भी हो जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई जस्ट विश कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और आगे और इससे रिगार्डिंग अपन वीडियो पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।